डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस, बुक एवं जो पेपर का जो पैटर्न होगा उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप सभी को पता होगा कि वीडियो हम क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है कोरोना के तहत, तो उसके कारण आपके जो कॉलेजेज हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे। तो उसके एवज में आपको वीडियो के माध्यम से, जब तक कि कॉलेजें चालू नहीं हो जाती तब तक आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो अध्ययन का जो प्रयास है वो किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सिलेबस है एवं जो बुक्स हैं वो किस तरीके से होंगी, हमारे पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, ये आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। तो थोड़ा कंपैरिजन के तौर पे पढ़ते हैं। 12th की बात करें यहाँ पर और यहाँ पर बात करें बीएससी की यहाँ पर। ठीक है, 12th में आपके जो पेपर होते था वो एक पेपर होता था। ठीक है, एक पेपर में जो प्रश्न होते थे वो भी आपके जितने भी 10-12 जितने भी जो क्वेश्चन होते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन होते थे, आपको प्रत्येक को करना होता था, वहां पर किसी एक को भी बिना छोड़े हुए सारे के सारे प्रश्न आपको करने होते थे। ना उसमें कोई सिलेक्शन रूल था, कोई सिलेक्शन रूल भी नहीं था कि हाँ कि इसमें से ये हम पढ़ लेंगे तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी चीज नहीं थी। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता था, कोई वेटेज नहीं था कि इसमें से इतने का कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें बीएससी में, तो बीएससी में आपके जो पेपर होंगे, यहाँ पर एक पेपर होता था तो यहाँ कितने पेपर होंगे आपके? 3 पेपर होंगे। 3 तो पेपर होंगे और प्लस एक प्रैक्टिकल और होगा। हम कंपैरिजन के तौर पे पढ़ रहे हैं दोनों को यहाँ पर कि जो 12th की बात की जाए तो 12th में आपके सिर्फ एक पेपर होता था, अब यहाँ पर आपके 3 पेपर प्लस में प्रैक्टिकल और होगा यहाँ। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर क्या आते थे? यहाँ पे क्वेश्चंस आते थे आपके यहाँ पे आपके क्या आते थे? क्वेश्चंस आते थे। यहाँ पर आपके क्या आएंगे? यूनिट्स आएंगे यहाँ पर आपके। दोनों में अंतर आ गया यहाँ पर कि यहाँ पर एक पेपर होता था, यहाँ पर 3 पेपर होंगे प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पर सारे के सारे सीरीज वाइज क्वेश्चंस होते थे, 1 2 3 में सभी आपको हल करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की जगह क्या आएंगी? यूनिट्स आएंगे यहाँ पर आपको सारे प्रश्न करते थे, यहाँ पर आपको सिलेक्शन रूल लगाना होगा। यहाँ पर जैसे प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत 2-2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपकी 12th की बात की जाए तथा जो ग्रेजुएशन की बात की जाए तो दोनों में जो पेपर होने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। यहाँ सीधा सिंपल सा तरीका था, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा क्योंकि आप ये पहला साल है, दूसरे साल में आप इस चीज को समझ पाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे पेपर होंगे, इस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, कम समय में हमें अधिक अंक कैसे मिलेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारे क्वेश्चन हमें वहां से प्राप्त हो जाए। क्योंकि इसकी सिलेबस की बात की जाए, ग्रेजुएशन के सिलेबस की बात, तो ये बहुत लेंथी सिलेबस होता है इसका, लेकिन हम उसको सिलेक्शन रूल के अंतर्गत पढ़कर कम समय में हम वहां पर अच्छी तैयारी कर पाते हैं वहां पर। ठीक है, तो वो चीज हम आज समझेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें यहाँ पर जरूरी चीजें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा कम समय में एवं कुछ चीजें पढ़ने पर ही हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति यहाँ पर हो जाए यहाँ पर। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के लिए कि हमारी कौन कौन से जो 3 पेपर है और क्या हमारा प्रैक्टिकल होगा, किस किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए यहाँ पर बुकों को, ये सब चीजें आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर बुकों की। तो आपकी बुकों की जो नाम है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे। तो ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड जो बुक है वो आपकी कौन सी है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ठीक है, हिंदी में कहीं था विविक्त गणित। ये पहली बुक हो गई आपकी। दूसरा जो पेपर है उससे रिलेटेड बुक आपकी 2 है। पहली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, दूसरी बुक क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। अवकलन गणित।
और यहां पर आपकी है समाकलन गणित। तीसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा तीसरा जो पेपर है वो आपका कौन सा है, उसमें जो पहली बुक है आपकी या जो पहली यूनिट की बात की जाए तो हमारी कॉनिक सेक्शन, ठीक है। दूसरी बुक है हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तीसरी बुक है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपकी कॉनिक सेक्शन मतलब होता है शाम का परिच्छेद, पहली बुक। दूसरी बुक होगी आपकी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। लास्ट वाली बुक होगी हमारी रैखिक प्रोग्रामन समस्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ठीक है। इस तरीके से हमारे तीनों पेपर की जो बुक आपकी टोटल कितनी बुक हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से आपकी 6 बुक है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंतर्गत। चौथा 3 तो पेपर हो गए, चौथे मैंने आपको बताया था चौथा क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। चौथा आपका प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल तो होगा जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा ये, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर बेस्ड होगा ये आपको कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है वो आपको समझना होगा किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं अंडर द मैथमेटिक्स। तो ये चीज आपको वहां पर समझनी है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिए जो पेपरों के नाम एवं उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनके ये विवरण है यहाँ पर इस तरीके से। अब बात करते हैं इन पेपर पर जो मार्क्स का जो वेटेज होगा वो यहाँ पर। तो मार्क्स की बात की जाए तो मैं यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ यहाँ जो पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा, तो टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स हमारे होंगे 150 का आपका जो वेटेज है वो होगा अंकों का। कैमरा तो चल रहा है, हाँ ठीक। तो हमारा जो अंकों का जो वेटेज है वो कितना है 150, ठीक है। सबसे पहले पेपर की बात की जाए तो पहला पेपर हमारा कितने अंकों का होगा, इसमें होंगे 40 अंकों का। पहले पेपर का वेटेज कितना है 40, सेकंड का भी 40 और यहाँ पर भी इसका भी 40 एंड रिमेनिंग पार्ट कितना है 30 नंबर का। तो इस तरीके से हमारे इनके अंकों का विभाजन है कि जो पहला पेपर होगा वो 40 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 40 नंबर का होगा, तीसरा भी 40 का होगा। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो वो कितने नंबर हो गए आपके 30 नंबरों के होंगे। ये जो मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ यही आपके बीएससी पार्ट सेकंड में अप्लाई होगा, यही बीएससी पार्ट थर्ड में अप्लाई होगा। यानी आगे जब आप जाते जाओगे तो हर बार आपको यही पैटर्न मिलने वाला है, बस आपकी बुकें चेंज हो जाएंगी, थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होगा और बाकी सब चीजें अंकों का जो डिवीजन है वो ये का यही रहेगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात की 40 के 3 पेपर हो जाते हैं और 30 नंबर का आपका क्या हो जाता है प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। अब बात की जाएगी आपको जो 40 नंबर वो मिलेंगे कैसे, यहाँ पर मतलब पेपर में किस तरीके से आपको इन 40 नंबरों का डिवाइडेशन कर रखा है ये हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या समझते हैं कि इन जो 40 नंबर के पर पेपर है इनका डिवीजन किस तरीके से ये हमें समझना है यहाँ पर। अब हम बात करें 40 नंबर को डिवीजन किस तरीके से। तो हम जैसे सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारी, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो वेटेज है सभी को पता है कि 40 नंबरों का होगा। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ क्वेश्चन ना होकर क्या होंगे, यहाँ पर यूनिट्स होंगी। हमारे यहाँ पर बीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन ना होकर क्या होंगे यूनिट्स होंगी। तो यूनिट्स को कैसे वजह से पहली यूनिट आ गई तो यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें लिखा होगा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। इस तरीके से यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 5।
तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर 5 यूनिट आएगी पर पेपर में इस तरीके से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 40 नंबर का जो वेटेज था उसमें 5 यूनिट है, उसके अंतर्गत होंगी वहां पर। अब 40 को आप डिवाइड करो 5 जगह, तो ऐसा करने पर हमें 8-8 अंक मिलते हैं यहाँ पर एक एक जगह कि प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की हो जाएगी, 8-8 नंबर की हो जाएगी। हो गई 8 नंबर की यहाँ पर, यानी हमें ये पता लग गया कि प्रत्येक यूनिट कितने अंकों की आएगी, 8 नंबर की आएगी यहाँ पर। अब जो 8 नंबर है उनका डिवीजन भी होगा यहाँ पर कि 8 नंबर, ये नहीं कि एक यूनिट के अंतर्गत 8 में क्यों मिल जाएंगे एक साथ, नहीं। हमें पता है कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक यूनिट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। वैसे इस यूनिट के अंतर्गत भी ऐसा होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। वैसे यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें से हमें 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गए पेपर में यहाँ पर, लेकिन हमें करने कितने, हमें इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने। अब 5 क्वेश्चन ये नहीं कि कहीं से भी पकड़ के हम कर सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन हम करें ये भी नहीं है यहाँ पर। हमें प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो जैसे पहले बात की जाए कि जैसे पहला क्वेश्चन आपको कर लिया, पहला कर लिया तो दूसरा आप छोड़ दोगे यहाँ पर, दूसरे को आप टच भी नहीं करोगे यहाँ पर। जैसे यहाँ से आपने चौथा कर लिया तो उसमें से आप तीसरे को छोड़ दोगे फिर बिल्कुल वहां पर। इस वाली यूनिट में से छठा कर लिया आपने तो आप 5वें को छोड़ दोगे। 7वां कर लिया जैसे यहाँ पर 9वां कर लिया। एक एक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अब ये जो क्वेश्चन होंगे इनके सब डिवीजन होंगे यहाँ पर, कि ये जो क्वेश्चन होगा वो भी कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके सब डिवीजन का मतलब इसमें और 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे ए और बी नाम के 2 क्वेश्चन और हो गए यहाँ पर। तो इन दोनों को आपको अनिवार्य वहां पर, यानी जिस क्वेश्चन को आपने सिलेक्ट कर लिया उसको पूरा करना अनिवार्य वहां पर। तो ए और बी पार्ट इसके दोनों पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर यूनिट नंबर 4 हमने यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया था, तो उसमें भी आपको जो जितने भी पार्ट होंगे इसके 2 या 3 वो सब हमें वहां पर करने होंगे। मिनिमम 2 पार्ट तो हमें प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यूनिट्स के अंतर्गत अंकों का विभाजन इस तरीके से होगा। अब ये जो सब डिवीजन हो रहे हैं इसके, और यानी जो आप यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसके अंतर्गत में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इनमें अंकों का जो डिवीजन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि जैसे पहला ए नंबर का ज्यादा बड़ा है तो इसका वेटेज 5 होगा, तो बाकी का कितना हो जाएगा, 3 नंबर का दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी कर दिया तो इसके छोटे छोटे और पार्ट डिवाइड कर देगा वहां पर। तो ये हमें पेपर के अंतर्गत ही हमें समझ में आ जाएगा वहां पर कि किस तरीके से इनका डिवीजन वहां पर होगा। तो ये हमारी जो थोड़ी सी बात थी यहाँ पर कि किस तरीके से आपका पेपर होगा, किस तरीके से अंकों का डिवीजन होगा यहाँ पर, ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझी। अब जैसा आपने डिस्क्रीट के मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ाया, बाकी के जो 2 पेपर है कैलकुलस तथा जो 3D का जो पेपर है आपका, उनमें भी इसी तरीके की व्यवस्था होगी। अब लास्ट बात आती है हमारे प्रैक्टिकल के अंतर्गत कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा। तो प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो कितने अंकों का था, 30 नंबर होगा। 30 नंबरों का जो डिवीजन है वो किस तरीके से है, सबसे पहले 5 अंक है, फिर 5 अंक है, फिर 10 अंक है और फिर 10 अंक है। इस तरीके से 4 भागों में 30 नंबर को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो 5 अंक है वो हमारे किस काम के, सबसे पहले के जो 5 अंक है वो है हमारे किसके, रिकॉर्ड मेंटेन के। ठीक है, जैसे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसे रिकॉर्ड बनाते हो वैसे ही आपको मैथमेटिक्स का भी रिकॉर्ड बनाना होगा समय पर। ठीक है, तो यदि ऐसा आप कर पाते हो तो आपको 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको यदि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आप कितने अंक मिलेंगे, आपको 5 अंक। फिर 5 अंक की बात की जाए तो ये होगा आपका वायवो, ये आपका क्या होगा 5 अंक का वायवो होगा, जो कि एग्जामिनर जो आएगा एक्सटर्नल वो आपको 5 अंक यहाँ पर मिलेगा उन कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन को पूछकर। फिर 2 क्वेश्चन आपको किस में करने, कॉपी में करने। कॉपी में करने के लिए आपको पहले उनके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं तो पहले आप उनके जो भी चीजें वो कॉपी में बनाओगे, उनको फिर कहां पर अप्लाई करके चेक करोगे, कंप्यूटर पे चेक करोगे। तो बाकी की जो ये 2 प्रश्न है 10-10 नंबर की, ये आपके कहां पर होंगे, करने तो आपको कॉपी में ही है लेकिन इनका आपको एक दिखाना भी होगा कहां पर, कंप्यूटर पे इनको करके भी दिखाना होगा कि इस तरीके से करने से ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वहां पर। तो ये 2 आपके क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस होंगे। ये 2 आपके क्या हो जाएंगे वहां पर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारे पास प्रैक्टिकल का जो 30 अंकों का जो
विभाजन है वो इस तरीके से किया गया है वहां पर कि 5 नंबर का तो रिकॉर्ड मेंटेन का हो जाएगा कि आपको रिकॉर्ड बनाना है, उसमें क्वेश्चन करने हैं, जो को आपको बताया जाएंगे उस समय कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कौन कौन से प्रश्न करने हैं तथा किस तरीके से करने हैं, ये आपको वहां पर बताया जाएगा। ये हमारा 10-10 नंबर के दो क्या आ जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि आपको उसी समय पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको किस समय एवं किस विधि द्वारा कंप्यूटर पर अप्लाई करना है और उसको कॉपी में फिर आपको लिखना है उसको वहां पर। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड दो क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर का आपको वाइवा होगा, जो कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछता है आपके प्रैक्टिकल से संबंधित बातों के लिए आप। तो इस तरीके से हमारे पास अंकों की व्यवस्था है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि किस तरीके से आपका जो बीएससी का जो सिलेबस है एवं उससे रिलेटेड जो बातें हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पर होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो पेपर हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर कि कौन सा पेपर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब बातें हम यहाँ पर करेंगे। एक बात और यहाँ पर, ये जो हमारी यूनिट सिस्टम था ये हमारा पहले का यानी जो 2020 यानी कोरोना के जो कारण जो हो रहा है ये सब, ये उससे पहले हमारी ये व्यवस्था थी, इस तरीके से हमारे पेपर हुआ करते थे। इसके बाद कोई एग्जाम भी नहीं हुई, आपको पता है यहाँ पर। यानी जो ये हमारा सिस्टम है ये था कोरोना से पहले का, और कोरोना के बाद का हमारा अभी तक कोई एग्जाम भी नहीं हुआ अभी तक। तो अब डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी जो हमारा नया सिलेबस जो जारी करेगी वो होगा तो इसी तरीके से, लेकिन इतना होगा कि आपको किस तरीके से उनकी व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे ही यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जारी हो जाती है तो उस समय आपको इस चीज से परिचय करा दिया जाएगा कि अब की बार का जो आपका तरीका है वो इस तरीके से होगा। तो फिलहाल हम इन सारी यूनिट्स को न पढ़कर, जब तक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं आ जाती, जब तक कि उसका सिलेबस जारी नहीं हो जाता, तब तक हम पांचों यूनिट न पढ़कर हम 3-3 यूनिट का जो स्टडी है वो हमें यहाँ पर करना है, ताकि हमारा समय भी बचेगा। और जैसे यदि हमारा कंप्लीट सिलेबस आता है तो बाकी की दोनों यूनिटों को भी यहाँ पर पढ़ पाएंगे वहां पर। तो फिलहाल तो हम जो अच्छी जो हमें इजी गोइंग में हमें हो जाएंगी या जिनको हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे उन यूनिट्स को सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमें अच्छे समझ में भी आ जाए और साथ के साथ जल्दी से जल्दी भी हो जाए वहां पर। उसके बाद यदि यूनिवर्सिटी यदि कंप्लीट सिलेबस हमें देती है एग्जाम के लिए तो उस समय बाकी की जो यूनिट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो फिलहाल तो हम 3-3 यूनिट्स प्रत्येक पेपर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा कौन सा पेपर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एवं किस तरीके से उसे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करें हम तो हम सेकंड वाला जो पेपर है वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर सेकंड को प्राथमिकता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपके जो पहले आप पढ़ते हुए आए हो उससे रिलेटेड है, कैलकुलेशन वाला पेपर है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पेपर सेकंड हमारा कौन सा है, कैलकुलस, ठीक है, ठीक है, कलर, जिसमें दोनों है डिफरेंशिएशन तथा इंटीग्रेशन दोनों यहाँ पर है हमारे कैलकुलस के अंतर्गत। अब इसमें जो आपके होंगे सिलेबस वो किस तरीके से होगा, यूनिट नंबर पहली की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। यूनिट नंबर जो पहली है उसमें है आपकी सीरीज मतलब श्रेणियां। अब आपको श्रेणियां तो है ही, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी श्रेणी है, क्या है, ये नहीं। हमें श्रेणियों का यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर श्रेणियों का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पढ़ना है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। श्रेणियों का अभी क्या पढ़ना है, एक तो अभिसरण और अपसरण, ठीक है। हमें श्रेणियों के कन्वर्जेंस तथा डाइवर्जेंस हमें पढ़ने आता। तो ये तो हो जाएगी हमारी पहली यूनिट। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत बात की जाए तो यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पैरेलल इक्वेशन, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन,
एक हम ये पढ़ने वाले हैं पदिक समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, वो आंशिक अवकलन। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल, एक हम पढ़ने वाले हैं यहां पर एनवलप। एनवलप और मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ हम यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले। तो इस प्रकार से हमारी तीनों यूनिट जो होंगी उनका ये विवरण है यहाँ पर। पहली यूनिट हमारी कौन सी? सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। सेकंड हमारी यूनिट में हम पढ़ेंगे पैरेलल इक्वेशन एवं क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। दोनों चीजें हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम मिनिमा एंड ऑफ टू वेरिएबल एंड एनवलप। तो ये हमारे पास यूनिट की जो संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा विवरण है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो ये वाला हमारा आता है। ये चैप्टर नंबर आपका 4 है और ये आपका 5 है यहाँ पर। उसके बाद ये आपका लास्ट का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद में ये है यहाँ पर। तो चैप्टरों के अकॉर्डिंग हम चले तो सबसे पहले हमारे चैप्टर आता है कौन सा? पैरेलल इक्वेशन तथा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसी यूनिट को यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 2 को, ताकि हमारी जो बुक है वो भी सीक्वेंस में चलती रहेगी यहाँ पर और आपको समझने में इसको आसानी होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ते हुए आए हो तो डिफरेंशिएशन को समझना ज्यादा इजी होगा आपका सबसे पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी यहाँ पर, ऐसा हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन क्या है? तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आंशिक अवकलन क्या है, हमें कौन से अवकलन को हम आंशिक अवकलन कहते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी यहाँ पर, ये सब चीजें हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। तो आप सभी लोग जानते हो कि अवकलन क्या होता है। आप सभी जवाब दोगे कि अवकलन क्या होता है। dy अपॉन dx को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर कि dy अपॉन dx हो गया तो अवकलन हो गया। अवकलन की भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगी कि हमें अवकलन की आवश्यकता पड़ी, किस चीज को हम अवकलन कहते हैं वहां पर। जैसे आपको पता है वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम वेलोसिटी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आपको, इसको dx अपॉन dt क्यों लिखते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी को सभी ने पढ़ा है ये सब चीजें, वेग कि वेग को इस तरीके से हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं सबसे पहले अवकलन की, अवकलन किस चीज को हम अवकलन कहते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन हमारे पास, हम लाइफ में यदि बात की जाए तो हमारी प्रत्येक जो कार्य है वो फंक्शनों के अंतर्गत ही होता है यहाँ पर। जैसे बात करें, सबसे पहले हम बात करें एरिया की और बात करें एक परिधि की, सर्कमटेंस, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? सर्कमटेंस। तो हमें एक सर्किल के बारे में समझना है थोड़ा सा यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि सर्किल का जो एरिया होता है, इसकी बाउंड्री द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है वो इसका एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है। और जब सर्कमटेंस जो परिधि की बात की जाए तो इसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? उसकी परिधि होती है। अब हमें ये भी पता है कि
जो कार्य है ये किसी न किसी माध्यम से हो रहा है यहाँ पर, यानी एक चीज डालने पर ये चीज आपको बाहर निकाल कर दे देता है। जैसे एरिया की बात की जाए तो आपको सिर्फ रेडियस को रखना होगा इसमें, परिधि की बात की जाए तो भी आप इसको रेडियस में रखना होगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें कुछ चीज डालने पर आपको कुछ रिजल्ट बाहर निकलता है वहां पर। तो ऐसी चीज हमारी क्या होती है, फंक्शंस होती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, कार्य के तहत हो रहा है यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर कि हमने उसमें कुछ इनपुट दिया तो हमें कुछ बाहर निकाल कर उसने रिजल्ट दिया, हमने यहाँ पर उसकी रेडियस का मान रखा तो हमें उसका फलस्वरूप हमें कुछ ना कुछ मान मिला यहाँ पर। तो रेडियस हमने किस में रखी थी, यहाँ पर तो रखी थी हमने पाई आर स्क्वायर में, और यहाँ पर किस में रखी थी हमने 2 पाई आर में। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिले, रिजल्ट मिले यहाँ पर। और रिजल्ट क्या मिले, इसमें जब आर का मान रखा तो एरिया निकाल कर प्राप्त हुआ, और इसमें जब आर का मान रखा तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई, परिधि प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया क्या था कि हमने यहाँ पर कुछ इनपुट दिया तो हमें आउटपुट कुछ मिला था। तो ऐसी चीज सदैव किसके अंतर्गत आती है, फलनों के अंतर्गत आती है, कि जब किसी कोई भी चीज हो हमारी उसके अंतर्गत हम कुछ रखें तो हमें इसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिले। जैसे बात की जाए कि जैसे हम किसी छोटे बच्चे से जो कि पहली या दूसरी क्लास में उसे पहाड़ा बोलने के लिए कहीं नहीं आता, तो वो क्या होगा, उसका इनपुट हो गया, और जैसे वो पहाड़ा बोलना स्टार्ट कर दे तो उसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया होगा। तो वो भी क्या हो रहा है, फंक्शनल के अंतर्गत ही कार्य हो रहा है। तो होने वाली जितनी भी चीजें होती है प्रकृति में वो सब किसके अंतर्गत होती है, वो फंक्शन के अंतर्गत वो होती है। तो हम बात करें कि हमारा एरिया एक फंक्शन है, हमारी सर्कमटेंस है वो भी क्या है, एक फंक्शन है। एरिया में आपको इनपुट आर देनी है, रेडियस देनी होती है, और परिधि में आपको क्या देना पड़ता है, इनपुट आर देना पड़ता है। ठीक है, अब बात की जाए कि यदि मैं इस आर में परिवर्तन करूं यहाँ पर, तो आर में परिवर्तन करने पर इसके सामने वाले रिजल्ट यानी एरिया में जो होने वाला जो परिवर्तन होगा, यहाँ हो गया एरिया और यहाँ हो गई इसका फॉर्मूला इस तरीके से, यहाँ हो गई सर्कमटेंस सी और यहाँ हो गया उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो हम बात करें कि यदि मैं इस आर में रैंडम परिवर्तन करता हूं, यानी जब भी मेरा मन करे मैं उसमें आंशिक परिवर्तन करता हूं, तो उस आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले इस एरिया में परिवर्तन को हमें डिनोट करना हो कि जब भी आपको जिस तरीके का परिवर्तन करना हो तो उस समय उसमें होने वाले परिवर्तन को किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर। तो उसके लिए आपने समझा था कि आर में जब परिवर्तन करते हैं तो ए में होने वाले परिवर्तन को हमने इस तरीके से इंडिकेट किया था dA/dr के द्वारा। अब उसकी जो वैल्यू आई तो हमने समझा था वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर 2 पाई आर के अंतर्गत होगी यहाँ पर। तो हमने देखा कि जब भी हम आर में आंशिक परिवर्तन करेंगे वो कितनी रेडियस का करेंगे उसको आप यहाँ रख दो, ऐसा करने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से कि आर में होने वाले परिवर्तन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसके अंतर्गत, जब आर में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, dA/dr होगा, जिसको हम कहते हैं कि आर के सापेक्ष क्षेत्रफल का अवकलन यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें पता था कि सिंपल सिर्फ आर में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा यहाँ पर। वैसे ही बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट है कि जब परिधि के अंतर्गत में आर में परिवर्तन करूंगा तो उसके रिजल्ट के फलस्वरूप मुझे किसके परिवर्तन मिलेगा, मुझे परिधि में परिवर्तन मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी होने वाले परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dC/dr से। तो इससे क्या मिलेगा मुझे 2 पाई, यानी ऐसा करने पर कि यदि रेडियस में परिवर्तन करूं मैं तो उसपे होने वाले परिधि में परिवर्तन को मैं इस तरीके से इंडिकेट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे ये तो हमें सिंपल सी बात हमें बताती है कि यहाँ पर एक ही ऐसा वेरिएबल था जिसमें होने परिवर्तन होने से सामने वाला रिजल्ट भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वैसे यहाँ पर कि जब रेडियस में हमने चेंजेस किया तो किसमें भी परिवर्तन हुआ, सी में भी परिवर्तन हुआ, उसको हमने इस तरीके से डिनोट किया। अब इसी चीज को हम यहाँ पढ़ते हैं किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। ये एक आयत है, यहाँ पर इसकी लेंथ को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो इसकी ब्रेड्थ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y से। अब ऐसा करने पर इसका जो एरिया होगा वो तो क्या निकलेगा, x × y निकलेगा, और जो इसकी जो परिधि या इसकी जो चारों ओर की जो बाउंड्री इसको हम परिमाप बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं p, वो हमारा क्या हो जाएगा 2 × x + y, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एरिया को, यहाँ पर अब जो एरिया है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर कि यदि आप x में परिवर्तन करोगे तब भी ये बदलेगा यहाँ पर कि जो प्रेजेंट में तो x है, मैंने इसको कहा कि उसकी लंबाई आधी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी एरिया चेंज होगा। फिर कह रहा हूँ उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई दुगनी हो जाती कि लंबाई तो आधी हो गई लेकिन चौड़ाई कितनी हो गई, दुगनी हो गई, तो x के साथ साथ y में भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके तहत एरिया में भी परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पर आपने देखा कि जो एरिया है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो x के ऊपर निर्भर कर रहा है जो कि इसकी लंबाई है, और एक y जो कि इसकी चौड़ाई है, दोनों पर क्या निर्भर कर रहा है, एरिया। यहाँ पर नीचे देखो परिधि में भी ठीक इसी प्रकार से कार्य हो रहे हैं कि जब उसकी लंबाई में परिवर्तन करोगे तब भी जो परिमाप है उसमें परिवर्तन होगा, और यदि y में परिवर्तन करोगे तो भी उसके परिमाप में क्या होगा, परिवर्तन होगा।
तो जिस भी चीज में हम परिवर्तन करेंगे, एक्स में करें चाहे वाई में करें, उसके एवज में हमें उसका जो परिमाप होगा उसमें क्या मिलने वाला है, परिवर्तन मिलने वाला है। अब बात आती है कि दोनों में परिवर्तन मुझे करना हो तो उस चीज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तो सिंपल सा था कि यदि मैं रेडियस में परिवर्तन करता हूं तो मैंने उस अवकलन को किससे डिनोट किया, d/dr से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे x में भी परिवर्तन चाहिए, y में भी परिवर्तन चाहिए, तो ऐसा कौन सा रिजल्ट होगा जो दोनों में परिवर्तन होने को प्रदर्शित करे यहाँ पर, कि जब एरिया में x में भी परिवर्तन हो और y में भी परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होना चाहिए वहां पर। तो उस रिजल्ट को ही हम क्या कहेंगे, उसका आंशिक अवकलन कहेंगे। कि जहां पर जब कोई फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है वहां पर, तो उस कंडीशन में जो अवकलन होगा वो हमारा कौन सा होगा, आंशिक अवकलन होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको यहाँ पर, कि यदि हमें a में x के रेस्पेक्ट में भी परिवर्तन चाहिए, y के रेस्पेक्ट में भी परिवर्तन चाहिए, तो कैसे करेंगे उसको, हम यहाँ पर हम उसको करेंगे डेल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि डेल a अपॉन, ये तो हो गया हमारा x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन। अब यदि y के रेस्पेक्ट में भी चाहिए तो डेल y और लगा देंगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि एरिया में x तथा y के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ये रिजल्ट होगा, और यही हमारा क्या है, इसका आंशिक अवकलन है। एरिया का क्या है, ये आंशिक अवकलन, यही हमारा एरिया का आंशिक अवकलन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर परिधि में बात की जाए कि परिधि में भी आपको x के रेस्पेक्ट में भी परिवर्तन होना चाहिए, y के रेस्पेक्ट में भी परिवर्तन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक रिजल्ट हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा कि डेल p अपॉन, यदि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हम लिखेंगे डेल p अपॉन डेल x, और यदि चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखेंगे कि डेल 2p अपॉन डेल x एंड डेल y, कि x के साथ साथ y में भी परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार दोनों चीजें परिवर्तन हो, उसकी लंबाई भी परिवर्तन हो सकती है, y को आप कांस्टेंट रख सकते हो, तो उसके लिए भी आंशिक अवकलन होगा। तो क्या लिखेंगे डेल a अपॉन डेल x, कि कोई बात नहीं, एरिया में सिर्फ जो वेरिएबल, जो एक वेरिएबल है x, उसमें परिवर्तन करेंगे तो उसको परिवर्तन को ऐसे डिनोट करेंगे, और यदि वेरिएबल y में यदि आप परिवर्तन कर रहे हो तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल a अपॉन डेल y। ठीक है, और यदि हमें वेरिएबल x में दो बार परिवर्तन करना हो, यानी हमें एक्सेलरेशन, त्वरण जैसे हमें कंडीशन प्राप्त करना हो, तो उस कंडीशन में कैसे पढ़ेंगे, डेल 2a अपॉन डेल x स्क्वायर, इस तरीके का रिजल्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं कि जब हमारा फंक्शन दो या दो से अधिक चरों का, यदि स्वतंत्र चरों का यदि फलन होता है, तो उस कंडीशन में जो प्राप्त होने वाले जो अवकलन, जो गुणांक है, इन चीजों को हम क्या कहते हैं, अवकलन गुणांक। तो वो हमारे कौन से अवकलन गुणांक होते हैं, आंशिक अवकलन गुणांक। ठीक है, और उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से उनको अलग सिंबल्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ इसको d की फॉर्म में लिखते हैं कि d अपॉन dr, यहाँ पर यहाँ इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे कि डेल a अपॉन डेल x डेल y, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके अंतर्गत उन चीजों को वहां पर लिखेंगे। लेकिन ये चीज कब आती है, ये आती है जब हमारे पास एक ही तो स्वतंत्र चर हो और एक ही परतंत्र चर हो, तब तो हम सिंपल साधारण जो हमारा अवकलन गुणांक होते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। और जब बात आती है मल्टीपल वेरिएबल की, कि जब एक से अधिक स्वतंत्र चर हो हमारे फंक्शन के अंतर्गत, तो उस कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इस तरीके से। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो से अधिक वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे आप बात करो आयतन की, आयतन की बात करोगे तो आप समझोगे यहाँ पर कि जैसे हम बात करें घनाभ का आयतन या घन का आयतन, जो भी हमारा है, घनाभ का आयतन बात की जाए तो घनाभ में आपको पता है तीन तीन चीजें होती हैं। घनाभ में कितनी चीजें होती है, हमारे पास तीन तीन चीजें होती हैं। उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो यदि बात करो घनाभ का आयतन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आयतन में आप समझोगे कि आयतन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यदि मैं लंबाई को x से लिखूं, चौड़ाई को y से लिखूं और हाइट को किससे लिखूं, z से, तो आप क्या समझोगे कि v इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y एंड z, कि जो v यानी जो आयतन है वो तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, यानी तीन चीजों पर निर्भर करता है वो, कि x से यदि परिवर्तन करोगे तो भी आयतन में परिवर्तन होगा, y में परिवर्तन करोगे तो भी आयतन में परिवर्तन होगा, और z में परिवर्तन करोगे तो भी किसमें परिवर्तन होगा, आयतन में। तो हमारा जो आयतन है वो तीन तीन स्वतंत्र चरों का क्या होता है, फलन होता है। तो इसके एवज में जो पढ़ने वाले हैं जो अवकलन, वो भी हम कौन सा पढ़ेंगे, आंशिक अवकलन। तो क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल x, डेल 2v अपॉन डेल x डेल y, यदि दोनों में परिवर्तन है तो, और यदि तीनों में परिवर्तन है तो क्या करेंगे, डेल q v अपॉन डेल x डेल y
डेल जेड, कि तीनों में यदि किसी कारणवश से किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति में हम इस तरीके का अवकलन गुणांक वहां पर प्राप्त कर सकेंगे आयतन के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हम कब हमें आंशिक अवकलन करना है, क्यों हम आंशिक अवकलन करते हैं यहाँ पर, किस कारण से हमें उसकी आवश्यकता हुई यहाँ पर। तो समझ में आ गई आप सभी को ये बात कि जब हमारे पास फंक्शन में मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, कौन से, जब एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाले जो अवकलन गुणांक होते हैं वो कौन से होते हैं, आंशिक अवकलन गुणांक। क्यों होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां पर एक स्वतंत्र चर के ऊपर हमारा जो परतंत्र चर है वो डिपेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वहां तो एक से अधिक होते, तो उस कंडीशन में उसमें होने वाले परिवर्तन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां हमें किसकी आवश्यकता होगी, फिर आंशिक अवकलन की, कि थोड़ा थोड़ा जितने भी उनके ऊपर सभी में जो परिवर्तन हो रहा है उस पूरे रूप को जो परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा वहां पर, कि जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्वतंत्र चरों के कारण होने वाला जो परिवर्तन होगा कंप्लीट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आंशिक अवकलन गुणांक के द्वारा उसको हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आंशिक अवकलन की परिभाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंशिक अवकलन समझने से पहले कि हमें किसके कारण हम आंशिक अवकलन पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बहुचरीय फलन। मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन कि बहुचरीय फलन क्या होते हैं। तो बहुचरीय फलन के बारे में हम समझेंगे, यदि किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर, किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं, तो ऐसे फलनों को बहुचरीय फलन कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल क्या क्या होंगे, जैसे आयतन का लिख लो आप, आयतन, घनाभ का आयतन लिख लो, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन के लिए बात की जाए तो घनाभ का आयतन v, और v इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y एंड z, जहां x, y, z क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई, इस तरीके से। उसके बाद की जाए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल a से इसको इंडिकेट करूंगा तो a बराबर क्या होगा, x मल्टीप्लाई y, x डॉट y। और बात की जाए हम बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात की जाए तो बेलन का आयतन भी किसका होता है, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन होता है। वहां पर बेलन के आयतन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, यदि इसको v1 से उसको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, तो v1 के लिए आप क्या देखोगे यहाँ पर कि पाई r स्क्वायर h, जहां पर एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, दो वेरिएबल यहाँ पर। तो इस तरीके से आप नेचुरली यदि आप जनरल चीजें भी देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जो कि क्या होते हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन होते हैं। और उन फंक्शनों के अंतर्गत जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन हमें प्राप्त होने वाला जो डिफरेंशिएशन है वो कौन सा प्राप्त होता है, आंशिक अवकलन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी वो किसकी होगी, आंशिक अवकलन की। यहाँ पर तो अगली परिभाषा को देखते हैं, यहाँ पर आंशिक अवकलन। यहाँ पर हम समझते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन ठीक है, तो आंशिक अवकलन के लिए क्या होगा,
बहुचरीय फलनों में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन होने बहुचरीय फलनों में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन होने पर परतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले अवकलन गुणांक को आंशिक अवकलन गुणांक तथा प्रक्रिया आंशिक अवकलन कहलाती है। ठीक है, प्रक्रिया आंशिक अवकलन कहलाती है। तो ये हमारी आंशिक अवकलन की डेफिनेशन है कि यदि बहुचरीय फलन में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन होने पर परतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला जो अवकलन गुणांक होगा वह हमारा क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन गुणांक कहलाता है। तथा ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या कहलाएगी, आंशिक अवकलन कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, इनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को यदि हम वेरिएबल x तथा y दोनों के रेस्पेक्ट में यदि परिवर्तन को शो करना चाहते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके का होगा यहाँ पर। चाहे आप ये भी लिख सकते हो, इन्हें आंशिक अवकलन गुणांक को, एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं, नोट आंशिक अवकलन गुणांक को डेल अपॉन जो भी हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डेल अपॉन डेल एक्स के द्वारा हम इसको शो करते हैं आंशिक अवकलन गुणांकों को यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है ये तो हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल वहां पर वो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो गुणांक होगा वो किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स के द्वारा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, यदि इस तरीके का हमारे पास कोई फंक्शन है, बात की जाएगी हमारे पास है पैरामीटर की परिधि, हमारे परिमाप, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर परिमाप है पैरामीटर, इसमें दो वेरिएबल है x तथा y। तो यदि मुझे ज्ञात करना हो डेल p अपॉन डेल x, यानी x में परिवर्तन होने से परिमाप में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करना हो, एक मुझे प्राप्त करना हो डेल p अपॉन डेल y, यानी y में होने वाले परिवर्तन पर परिमाप में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला, एक है कि दोनों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले अवकलन गुणांक। तो ये x तथा y दोनों में होने वाले परिवर्तन गुणांक को प्रदर्शित करेगा, ये कि x तथा y में जब परिवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में परिमाप में होने वाला जो परिवर्तन है उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। और भी हमारे पास और भी हो सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के कि दो बार x में परिवर्तन हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, अवकलन गुणांक होते हैं इस तरीके के, जो भी हमारे पास इस तरीके के डेल के साथ जो रिजल्ट होते हैं वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम आंशिक अवकलन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं, कि आंशिक अवकलन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जाती है। तो यहां देखिए,
तो नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि आंशिक अवकलन किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। तो आंशिक अवकलन गुणांक, आंशिक अवकलन गुणांक। तो जैसा कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन कि माना f इज द फंक्शन ऑफ, हम बात करें कि z इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y, कि z हमारे पास इस तरीके का कोई फलन है जिसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन से, x और y। ठीक है, तो x में होने वाले परिवर्तन को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, y में होने वाले परिवर्तन को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे। तब x में परिवर्तन होने पर, x में परिवर्तन होने पर z में परिवर्तन, x में परिवर्तन होने पर z में होने वाले परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, डेल z अपॉन डेल x। ज्ञात कैसे करेंगे इसको, ज्ञात करने के लिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, x के अलावा अन्य स्वतंत्र चरों, x के अलावा अन्य स्वतंत्र चरों को कांस्टेंट मानकर, साधारण अवकलन करने पर, साधारण अवकलन, ठीक है, इस तरीके से हम क्या प्राप्त करेंगे, डेल z अपॉन डेल x यहां पर प्राप्त करेंगे। अब एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, एग्जांपल इस तरीके से कि z इज द फंक्शन ऑफ लाइक दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से कि z एक कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y, और वो इस फंक्शन के अंतर्गत शो हो रहे हैं यहां पर इस तरीके से। अब आप कैसे प्राप्त करोगे इसको, कि मुझे प्राप्त करना है एक तो डेल z अपॉन डेल x, एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक मुझे डेल z अपॉन डेल y फाइंड आउट करना है, एक मुझे डेल टू z अपॉन डेल x फाइंड आउट करना है, डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये सब चीज। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इनको हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जब हमें डेल z अपॉन डेल x प्राप्त करना हो तो जो वेरिएबल हमारा यहाँ पर होता है इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र चर होंगे उन सभी को कांस्टेंट मानकर हमें क्या करना पड़ता है, साधारण अवकलन यहाँ पर करना पड़ता है। कि जो x जो वेरिएबल होगा उसको तो कांस्टेंट मान लो, और बाकी की जो x को तो वेरिएबल मान लो, और बाकी इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र चर होंगे उनको क्या मान लो, कांस्टेंट। तो इस वाले फंक्शन में देखो कि जब आप डेल z अपॉन डेल x प्राप्त कर रहे हो तो ये तो हो गया आपका वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन प्राप्त करना चाहते हो, और ये हो गया बाकी का वेरिएबल यहाँ पर। तो इसको तो किस तरीके से मानो, जैसे कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ कैसा अवकलन होता है कि कांस्टेंट का क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। यदि साथ में गुणा के साथ लगा हो तो उसको तो बाहर ले लिया जाता है। तो इस तरीके के साथ हम उसको क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर लेंगे। तो डेल z अपॉन डेल x की बात की जाए तो कैसा होगा कि डेल z अपॉन डेल x को किस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या माना कि कांस्टेंट मानकर इसका क्या किया, साधारण अवकलन किया। तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, और x स्क्वायर का जानकर कितना हो जाता है, 2x। डेल z अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y को देखो कैसा होगा, इसका कितना आ जाएगा, 2y। अब x के रेस्पेक्ट में दो बार करना चाहते हैं तो डेल z अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल x तो हम पहले कर चुके थे, डेल z अपॉन डेल x तो पहले कर चुके थे, इसी का ही एक बार और करेंगे तो वही तो होगा हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा वहां पर, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और यदि बात करें और क्या कि और यदि मैं प्राप्त करना चाहूं डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, कि दोनों के लिए यदि मैं रिजल्ट प्राप्त करना चाहूं कि डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, तो सबसे पहले मुझे इसको पहला मानता हूं कि ये पहला वेरिएबल है, ये कौन सा है, दूसरा वेरिएबल। तो पहले मुझे क्या प्राप्त करना पड़ेगा, z का डेल z अपॉन डेल x प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कि मुझे पहले क्या प्राप्त करना पड़ेगा, डेल z अपॉन डेल x। तो डेल z अपॉन डेल x प्राप्त करूंगा तो यहाँ से देखो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार अवकलन। तो मैंने किया डेल z अपॉन डेल x, तो डेल z अपॉन डेल x के तो मुझे रिजल्ट क्या मिला था, 2x मिला था यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या मिल गया, 2x, ये हो गया 2x। तो 2x के बाद मुझे y के रेस्पेक्ट में और करना है इसका, तो क्या लिखूंगा, इसका मैं इस तरीके से और करूंगा यहाँ पर जो भी होगा उसका। तो जब उसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसमें y का एक भी वैल्यू उपस्थित नहीं है, यहाँ पर y का एक भी मान उपस्थित नहीं है।
और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी के जितने भी वेरिएबल है उसको क्या मानेंगे, जीरो के बराबर, सॉरी कांस्टेंट के बराबर, तो कांस्टेंट के बराबर मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त करेंगे, इसका आंशिक अवकलन गुणांक हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दोबारा फिर से समझिए यहाँ पर कि यदि हमें x तथा y दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आंशिक अवकलन गुणांक प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि सबसे पहले आप देखो पहला कौन है आपका x, ठीक है, फिर कौन है आपका y। हम ये केवल इसलिए समझने के लिए हम ये ऑर्डर ले रहे हैं कि हम इस तरीके से करेंगे आगे जितने भी एक्सरसाइज में प्रश्न है। बाकी चाहे आप y ले लो चाहे पहले x ले लो, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें एक थ्योरम भी है कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। चाहे y को पहले ले लो चाहे x को बाद में ले लो, ऐसा करने पर भी इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता है। लेकिन हम ये सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि पहला वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल y है, ताकि जब भी हम आगे की प्रश्न करें तो वहां हमें इस चीजों के बारे में कोई दिक्कत ना आए यहाँ पर। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको। तो पहले हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा, इसका एक बार अवकलन। एक बार अवकलन करने पर ये डेल टू नहीं आएगा, केवल सिंगल क्या आएगा, डेल आएगा। तो पहले मैंने क्या प्राप्त कर लिया कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स देखो ऐसे कितना आ जाएगा 2x। फिर मुझे इसी का क्या करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में और प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या प्राप्त करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो मैंने क्या लिखा कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स, ये तो पहले हो चुका था, अब मैं क्या कर रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको y के रेस्पेक्ट में। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कौन था, 2x था। अब 2x का जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y तो यहाँ पर है ही नहीं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं वो तो उपस्थित ही नहीं है, तो उसका कितना हो जाएगा फिर 0। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त करेंगे, अवकलन गुणांक यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि जिस वेरिएबल के लिए हमें अवकलन गुणांक प्राप्त करना है वही हमारा वेरिएबल होगा, और बाकी के जितने भी वहां पर और अन्य स्वतंत्र चर होंगे उन सभी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसी के साथ हम क्या प्राप्त कर लेंगे, उसका अवकलन गुणांक वहां पर प्राप्त कर लेंगे। तो ये आज की आपकी छोटी सी चर्चा का जो टॉपिक था वो हमने आज पूरा किया कि इस तरीके से हम अवकलन गुणांक प्राप्त करेंगे। ये हमारी प्रोसीजर है। ये आप जानते हो कि जब हम 2 बार अवकलन करते हैं उसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहा जाता है, 3 बार अवकलन करते हैं उसे तृतीय कोटि का अवकलन कहा जाता है, और भी जितनी बार अवकलन किया जाता है कि जब किसी फंक्शन का, तो वो जो प्राप्त होने वाले जो अवकलन गुणांक है उतनी कोटि के वहां पर वो होते हैं। तो ये चीज तो आप पहले से जानते हो कक्षा 12th में यहाँ पर कि जब किसी फंक्शन का जितनी बार अवकलन किया जाता है तो प्राप्त होने वाला रिजल्ट उसका उतनी कोटि का अवकलन गुणांक कहलाता है। तो ये द्वितीय कोटि का था, ये आपके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन गुणांक है। तो ये सब चीजें आप पहले से जानते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, सभी को